दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वीडियो जो सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर की तरह सोचना सिखाएगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर सवाल आखिरी तक गेम बदल सकता है। आज हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसे छोटे से डिवाइस के बारे में हैं जो लगभग हर आधुनिक घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा होता है, पर जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये चुपचाप अपना काम करता रहता है और हमें इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब ये हमारी जान बचाता है। आज हम आरसीसीबी की दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये महज एक स्विच नहीं है। इसे आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल बॉडीगार्ड कह सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही काम है, इंसानी जान की हिफाजत करना। इलेक्ट्रिकल बॉडीगार्ड, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। तो ये बॉडीगार्ड हमें किस खतरे से बचाता है और कैसे? देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये एमसीबी जैसा ही एक स्विच लगता है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एमसीबी और आरसीसीबी दोनों सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन दोनों के दुश्मन कह सकते हैं अलग अलग है। अच्छा। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो हमारे उपकरणों और तारों का रक्षक है। वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं से लड़ता है। मतलब अगर एक ही सॉकेट पर हीटर, प्रेस और माइक्रोवेव सब चला दिया या कोई दो तार आपस में भिड़ गए, बिल्कुल, तो एमसीबी ट्रिप होकर आग लगने से बचाएगा। ठीक है, तो एमसीबी उपकरणों को बचाता है, फिर आरसीसीबी का क्या काम है? आरसीसीबी का काम इससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वो करंट के एक बहुत ही छोटे और खतरनाक रिसाव को पकड़ता है, जिसे हम करंट लीकेज कहते हैं। करंट लीकेज? हाँ, ये वो स्थिति है जब बिजली अपने तय रास्ते यानी फेज और न्यूट्रल तार से भटक जाती है, और ये भटकी हुई बिजली अगर किसी इंसान के शरीर से होकर गुजर जाए तो जानलेवा झटका लग सकता है। और आरसीसीबी इसी झटके को लगने से रोक देता है। लगने से पहले ही रोक देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे घर में सिर्फ एमसीबी लगा है तो मेरे उपकरण तो सुरक्षित हैं, लेकिन मैं बिजली के झटके से सुरक्षित नहीं हूँ। तकनीकी रूप से आपकी सुरक्षा पूरी नहीं है। एमसीबी को इंसानी शरीर से गुजरने वाले छोटे करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे पहचान ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ बड़े फॉल्ट्स के लिए बना है। अच्छा। इसीलिए एक पूरी तरह सुरक्षित घर में एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है। एक उपकरणों का गार्ड है तो दूसरा इंसानों का। ये तो एक बहुत ही जरूरी बात है। चलिए, अब इस टीम के सबसे अहम खिलाड़ी यानी आरसीसीबी के काम करने के तरीके को समझते हैं। ये करंट के इतने छोटे से रिसाव को पहचानता कैसे है? इसका सिद्धांत बहुत ही सरल और कह सकते हैं खूबसूरत है। इसे बैलेंसिंग एक्ट या हिसाब का सिद्धांत कह सकते हैं। बैलेंसिंग एक्ट मतलब हिसाब किताब का मामला? हाँ बिल्कुल, हिसाब का सिद्धांत। एक जो हेल्दी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, उसमें नियम ये है कि जितना करंट फेस तार से अंदर जाएगा, ठीक उतना ही करंट न्यूट्रल तार से बाहर भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। हिसाब हमेशा बराबर रहना चाहिए। जैसे अगर एक गीजर 10 एम्पियर करंट ले रहा है तो फेस तार से 10 एम्पियर जाएगा और न्यूट्रल से ठीक 10 एम्पियर ही वापस आएगा। हिसाब बराबर। एकदम सही। जब तक ये हिसाब बराबर है, आरसीसीबी को कोई आपत्ति नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इस हिसाब में गड़बड़ होती है। ओके। मान लीजिए फेज से 10 एम्पियर करंट गया, लेकिन न्यूट्रल से सिर्फ 9.97 एम्पियर ही वापस आया। यहाँ हिसाब में गड़बड़ है। 0.03 एम्पियर करंट कम है। ये कहाँ चला गया? यही वो सवाल है जो आरसीसीबी पूछता है, और इसी लापता करंट को वो ढूंढता है। ये 0.03 एम्पियर यानी 30 मिली एम्पियर करंट अपने रास्ते से लीक हो चुका है। और ये कहीं भी जा सकता है? हाँ, हो सकता है ये गीजर की बॉडी में उतर गया हो, या किसी नमी वाली दीवार में जा रहा हो, या सबसे खतरनाक किसी इंसान के शरीर से होकर जमीन में जा रहा हो। और जैसे ही आरसीसीबी को पता चलता है कि 30 मिली एम्पियर का हिसाब नहीं मिल रहा है, वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। तुरंत। हम बात करें मिली सेकेंड्स की, पलक झपकने से भी कम समय में वो पूरे घर की सप्लाई काट देता है। वाह, ये इतना तेज होता है कि किसी को जानलेवा झटका लगने का समय ही नहीं मिलता। समय ही नहीं मिलता। ये 30 मिली एम्पियर की संख्या बहुत खास लगती है। मतलब इसी पर क्यों सेट किया गया है? ये संख्या बहुत रिसर्च के बाद तय की गई है। मेडिकल साइंस के मुताबिक 5 से 10 मिली एम्पियर तक का करंट हमें सिर्फ एक झुनझुनी या हल्का दर्द देता है। हाँ।
लेकिन जैसे ही करंट 30 मिली एम्पियर के पार जाता है वो हमारे मसल्स को पैरालाइज कर सकता है और दिल की धड़कन को बिगाड़ सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। तो 30 मिली एम्पियर एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। बिल्कुल, इसीलिए घरों में इंसानी सुरक्षा के लिए 30 मिली एम्पियर की सेंसिटिविटी वाले RCCB को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। एक छोटा सा बॉक्स जो लगातार हिसाब किताब कर रहा है। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इतनी सटीकता से ये काम कर पाता है। इसकी बनावट, इसके काम करने के तरीके जितनी ही प्रभावशाली है। इसके दिल में एक चीज होती है जिसे कहते हैं टॉरॉइडल कोर। टॉरॉइडल कोर? हाँ, आप इसे एक डोनट के आकार की रिंग समझ लीजिए। ठीक है, गोल रिंग। अब फेज और न्यूट्रल दोनों तारों को इसी रिंग के बीच से गुजारा जाता है। ये दोनों तार विपरीत दिशा में करंट ले जा रहे होते हैं। तो फिजिक्स का एक नियम है कि जब भी किसी तार में करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इसका मतलब फेज तार भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और न्यूट्रल तार भी? बिल्कुल। और सामान्य स्थिति में जब दोनों में बराबर करंट बह रहा होता है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर और विपरीत होती है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं? दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि उस डोनट जैसी कोर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, सब कुछ शांत। अच्छा, तो यहीं पर असली कहानी शुरू होती है, जब लीकेज होता है और करंट का बैलेंस बिगड़ता है। मान लीजिए फेज में 10A और न्यूट्रल में 9.97A। ठीक उसी पल बैलेंस बिगड़ जाता है। अब फेज की मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल की फील्ड से थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाती और उस कोर के अंदर एक छोटी सी असंतुलित मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब इस कोर के ऊपर एक तीसरा तार भी लपेटा होता है जिसे सेंसिंग कॉइल कहते हैं। सेंसिंग कॉइल? जैसे ही कोर में वो असंतुलित मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो इस सेंसिंग कॉइल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देती है। और यही सिग्नल एक अलार्म की तरह काम करता है। एकदम सही। ये छोटा सा सिग्नल सीधे ट्रिप मैकेनिज्म को भेजा जाता है, जो एक तरह का स्विच है। उसे सिग्नल मिलते ही वो समझ जाता है कि खतरा है, हिसाब में गड़बड़ है, और खट से सर्किट को तोड़कर सप्लाई बंद कर देता है। और ये सब बिना किसी चिप या कंप्यूटर के हो रहा है? बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के, सिर्फ फिजिक्स के नियमों पर काम करता है, जो इसे बहुत भरोसेमंद बनाता है। ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी होगा। मैंने सुना है कि कनेक्शन में जरा सी गलती इसे पूरी तरह बेकार कर सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना है। इसका कनेक्शन सीधा है, पर इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे पहले जो मेन सप्लाई एनर्जी मीटर से आ रही है, उसके फेज और न्यूट्रल को MCB के इनपुट टर्मिनल्स में जोड़ा जाता है। ठीक है, L और N लिखा होता है उन पर। हाँ, मीटर से सप्लाई आउटपुट L टर्मिनल से तार निकलकर आपके घर के RCCB के बॉक्स में जाता है, और आउटपुट N टर्मिनल से निकला न्यूट्रल तार एक कॉमन पॉइंट पर जाता है जिसे न्यूट्रल बस बार कहते हैं। और एक तीसरा तार भी तो होता है, हरे रंग का अर्थिंग का तार, उसका क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे बड़ी गलती भी यही होती है। नियम ये है कि अर्थ का तार कभी भी RCCB के अंदर से होकर नहीं गुजरता। कभी नहीं? कभी भी नहीं। वो एक अलग रास्ते से सीधे आपके उपकरणों की बॉडी से जुड़ता है और फिर सीधे जमीन में लगे अर्थिंग सिस्टम तक जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर अर्थ का तार भी RCCB से गुजार दें तो क्या होगा? अगर आपने ऐसा किया तो RCCB कभी काम ही नहीं करेगा, वो अंधा हो जाएगा। अंधा हो जाएगा? कैसे? सोचिए, जब करंट लीक होकर किसी उपकरण की बॉडी पर आता है और अर्थ तार के जरिए जमीन में जाता है, तभी तो RCCB को फेज और न्यूट्रल में अंतर महसूस होता है और वो ट्रिप होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अर्थ तार को भी RCCB के न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया तो वो लीकेज करंट भी RCCB के अंदर से ही वापस चला जाएगा और RCCB को लगेगा कि जितना करंट गया उतना ही वापस आ गया। उसका हिसाब फिर से बराबर हो जाएगा और वो फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाएगा। वाह, ये तो बहुत ही बारीक बात है। तो न्यूट्रल और अर्थ को अलग रखना सबसे जरूरी है। और कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? दूसरी बड़ी गलती है RCCB के बाद घर के न्यूट्रल तारों को आपस में मिला देना। मान लीजिए आपके घर में 2 RCCB लगे हैं, तो हर RCCB का अपना एक स्वतंत्र न्यूट्रल सर्किट होना चाहिए, वरना वो बिना वजह ट्रिप होता रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल की मिक्सिंग नहीं करनी है और जाहिर है सिर्फ RCCB लगाकर नहीं छोड़ देना है, साथ में MCB अनिवार्य है। बिल्कुल। इन सब बातों का सार एक सुनहरे नियम में है।
घर की वायरिंग का सबसे सुरक्षित क्रम हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले एनर्जी मीटर, उसके बाद एक मेन एमसीबी, फिर आरसीसीबी और उसके बाद घर के बाकी सारे एमसीबीज और उपकरण, यानी मीटर, मेन एमसीबी, आरसीसीबी, लोड। ये क्रम ही आपको हर तरह की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी से पूरी सुरक्षा देता है। बिल्कुल सही। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। हाँ, तो मान लीजिए हमने इन सभी नियमों का पालन करके आरसीसी लगा दिया, पर हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहीं वो सालों साल बस एक डिब्बे की तरह तो नहीं लगा हुआ है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये जैम हो सकता है या खराब हो सकता है। इसी की जांच के लिए हर आरसीसीबी पर एक छोटा सा बटन दिया होता है जिस पर टी लिखा होता है। टी मतलब टेस्ट? यस। तो टेस्ट बटन को दबाने से क्या होता है? जब आप इस बटन को दबाते हैं तो ये आरसीसीबी के अंदर एक बहुत छोटा सा नकली करंट लीकेज पैदा करता है। ये आरसीसीबी को एक तरह से धोखा देता है कि सर्किट में कोई फॉल्ट हुआ है। अच्छा। अगर आरसीसीबी पूरी तरह स्वस्थ है तो उसे इस नकली फॉल्ट को पहचानकर तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। और अगर वो ट्रिप नहीं होता? तो इसका मतलब है कि आपका बॉडीगार्ड सो रहा है और उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। तो ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है। हाँ। और इसे कितनी बार करना चाहिए? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि महीने में कम से कम एक बार ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। इसमें 2 सेकंड से भी कम लगते हैं, लेकिन ये आपको और आपके परिवार को एक झूठी सुरक्षा की भावना में रहने से बचाता है। ये तो वाकई इसकी अहमियत बताता है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। अगर किसी को अपने घर के लिए नया आरसीसीबी खरीदना हो तो सही आरसीसीबी कैसे चुनें? सही आरसीसीबी चुनने के लिए 2 मुख्य रेटिंग्स देखनी होती है। पहली है एम्पियर रेटिंग, जैसे 25A, 40A, 63A। इसका चुनाव आपके घर के कुल लोड के हिसाब से होता है। ठीक है, ये तो लोड के हिसाब से हो गया। लेकिन दूसरी रेटिंग जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो मिली एम्पियर वाली है। वो ज्यादा जरूरी लगती है। वही सबसे जरूरी है। इसे आरसीसीबी की सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बताती है कि आरसीसीबी कितना छोटा लीकेज करंट पकड़ सकता है। इसमें आपको मुख्य रूप से 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर के विकल्प मिलते हैं। और जैसा हमने पहले चर्चा की थी, घरों में इंसानी सुरक्षा के लिए बिना किसी शक के 30 मिली एम्पियर ही चुनना चाहिए। सिर्फ 30 मिली एम्पियर। ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए बना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। कई लोग गलती से 100 mA या 300 मिली एम्पियर का आरसीसीबी घर में लगा लेते हैं। अच्छा, पर क्यों? जानकारी के अभाव में। ये 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर वाले आरसीसीबी मुख्य रूप से आग से सुरक्षा, मतलब फायर प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो बिजली के झटके से नहीं बचाएगा? वो बचाएगा, लेकिन सिर्फ एक बहुत बड़े लीकेज की स्थिति में। 100 मिली एम्पियर का करंट इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक और अक्सर जानलेवा होता है। तो वो तब तक ट्रिप ही नहीं होगा जब तक लीकेज 100 मिली एम्पियर तक नहीं पहुंचा था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। वो आपको तारों के गर्म होकर आग लगने से तो शायद बचा ले, पर बिजली के झटके से आपकी जान बचाने की गारंटी नहीं देता। इसलिए घर के लिए हमेशा 30 मिली एम्पियर ही चुनें। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? एक लाइन में सार ये है कि एमसीबी उपकरणों को बचाता है, लेकिन आरसीसीबी इंसान को बचाता है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं। आज इस जानकारी के बाद जब आप अपने घर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देखेंगे तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये जीवन रक्षक डिवाइस सही तरीके और सही रेटिंग के साथ लगाएं? याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक आदत और सही जानकारी है। धन्यवाद।